अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम जो कंट्री करेंगे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कंट्री है। इतना इम्पोर्टेंट कंट्री है कि आप सबकी जिंदगियों पे भी इसका इम्पैक्ट है। आज अगर आप बिजली यूज कर रहे हो, ये पंखे चल रहे हैं, लाइट्स चल रहे हैं, तो इसमें भी अमेरिकन का हाथ है, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन को पहले अमेरिकन थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी इजाद की। अगर आपके पास मोबाइल है तो ये स्मार्टफोन भी इन्हीं की इजाद है। आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो वो भी अमेरिकन ने ही इजाद किया था। आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो ये भी अमेरिकन की ही इजाद है। आज हम दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री को डिस्कस करने लगे हैं, और इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आ सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। या इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है या आ चुका है तो वो भी आपको करवाएंगे, ताकि एग्जाम में आपके मैक्सिमम नंबर पास। इसके अलावा कोई भी पीपीएससी का पेपर हो, एफपीएससी का पेपर हो या सीएसएससी एमसीक्यू, पाकिस्तान के बाद अगर किसी भी कंट्री से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो अमेरिका से रिलेटेड ही पूछे। तो आज हम अमेरिका को डिस्कस करेंगे। अमेरिका को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो सारा खिता है, जिसमें नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये पहले इस जो ये खिता है, एशिया का, अफ्रीका का, यूरोप, यहां के लोगों से ये खिता इनकी नजरों से ओझल। ऐसा नहीं है वहां इंसान नहीं रहते, इंसान वहां भी रहते थे, पर ये खिता जहां ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ ह्यूमंस रहती थी, उससे वो खिता अलहदा था। यहाँ के लोगों को नहीं पता था कि यहाँ भी कोई और कॉन्टिनेंट है जहां रहा जा सकता है। अब उस दौर में जो यूरोप है वो बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो चुका, उनके शहरों में आबादी इतनी ज्यादा थी कि मजीद लोगों का आना लगभग नामुमकिन था। यही हाल एशिया में था, अफ्रीका में था। ये आपस में जमीन के लिए लड़ते रहते। अब ये कंट्रीज चाहते थे कि इंडिया से भी तिजारत आए, क्योंकि उस टाइम जो इंडिया है वो सबसे ज्यादा एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई जाना भी चाहता था। प्लस जो है वहां के स्पाइसेस यानी मसाला जात जो है बहुत मशहूर। मसाले जो है वो खाने में इस्तेमाल होते थे। उस जमाने में उसको गोल्ड समझा जाता था, क्योंकि मिसालें इतने इंपॉर्टेंट थे कि उसके लिए यूरोप के कंट्रीज सोना चांदी भी देने को तैयार होते थे कि हमें ये मिसालें मिल जाएं, क्योंकि वो खाने को मजीद टेस्टी बना। ऐसे में क्या होता है, आप जानते हैं कि स्पेन पे पहले मुसलमानों की हुकूमत 711 में तारिक बिन जियाद ने स्पेन का खिता जो है फतह कर लिया था और मुसलमानों की वहां हुकूमत कायम हो गई थी। बाद में क्या होता है, यूरोपियन मुसलमानों को शिकस्त देते हैं और स्पेन से बाहर धकेल देते हैं। और वो मलका जिसने अहम किरदार अदा किया था इस सारी जंग, वो थी मलका ऐजाबेला। पूरी ऐजाबेला हो गया। ये चाहती थी कि इंडिया से भी तिजारत शुरू की जाए, और उसके लिए तब तक जो है वो साइंटिस्ट ये डिस्कवर कर चुके थे कि जमीन गोल है। यानी आप अगर यहां से किसी भी से चलना शुरू कर दें तो आप इतना चल लें कि एक टाइम आएगा दोबारा इधर ही आ जाए। क्यों? क्योंकि जमीन गोल है। तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया पहले ईस्ट से जाते हैं, मशरिक की तरफ सफर करते हैं तो इंडिया आता है, लेकिन रास्ते में बहुत मुश्किलात है। एक तो उनका दुश्मन ऑटोमन एम्पायर जो है वो रास्ते में, तो ऑटोमन एम्पायर भी मुश्किलात जो है वो बढ़ाता था यूरोपियंस के लिए। प्लस जो है वो बहुत लंबा रास्ता। तो बल्कि ऐसा पहले ने कहा हो सकता है मगरब की तरफ से हम ज्यादा जल्दी जो है वो इंडिया पहुंच जाए। उसके लिए जो है उन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस
भेजा। क्रिस्टोफर कोलंबस को भेजा क्यों? इंडिया डिस्कवर कर। वो अपने मिशन में नाकाम हो गया, पर फिर भी वो तारीख में अमर हो। क्यों अमर हुआ, वही हम डिस्कस करें। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में वो जब इंडिया की डिस्कवरी करने चलता है तो वो पहुंच जाता है अमेरिका में। उसने वहां जाके ये ऐलान कर दिया कि मैंने इंडिया जो है डिस्कवर कर लिया। वहां जाके इन्होंने देखा कि बहुत ही अजीब दुनिया है, एक नई दुनिया है। वहां के दरख्त भी यहाँ के दरख्तों से डिफरेंट थे, वहां के जानवर भी यहाँ के जानवरों से डिफरेंट थे, वहां की फसलें भी और थी, वहां के फ्रूट्स भी और। वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट जगह थी। यहाँ उगने वाला कोई दरख्त वहां नहीं, यहाँ उगने वाले जानवर भी वहां नहीं थे। वहां और ही सब्जियां थी, और ही फ्रूट्स थे, और बिल्कुल एक जो है खुशहाल जगह थी, जहां इतने ज्यादा लोग भी नहीं थे। लोग थे पर इतने कंजेस्टेड नहीं थे जैसे यूरोप यूरोप में या एशिया में। उन्होंने कहा तो ये तो बहुत अच्छा हो गया, एक नई दुनिया जो है हमने डिस्कवर कर ली। उसके बाद क्या होता है, लाखों की तादाद यूरोपियंस हैं इस खित्ते में आकर बसना शुरू हो जाए। उनके लिए तो नई दुनिया थी जहां सोना चांदी भी था, और वहां जो है उनके लिए ऐसे जो है चीजें थी जो उन्हें बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। वसी और इस जमीन थी कि वहां तो छोटा सा कुछ जमीन होगी आधे एकड़ की एक यूरोपियन के पास, और इधर आ जाए तो फिर बहुत बड़ी जमीन है, जितनी मर्जी काश्त है, और सोना चांदी भी यहाँ बहुत था। और बाकी इन्होंने कहा कि नहीं, अमेरिका ने आपको, यानी यूरोपियन ने सोचा कि अमेरिका आके हम बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी को बदल सकते। तो लाखों जो है यूरोपियन उन्होंने सफर किया अमेरिकन हेमिस्फीयर। इसमें सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, इसमें कनाडा भी है, मैक्सिको भी है, और अमेरिका की नॉर्थ अमेरिका होगा। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है उसमें फिर ब्राजील आ जाता है, उसके बाद चिली आ जाता है, वेनेजुएला है, और अर्जेंटीना है। तो इस कॉन्टिनेंट में, दोनों कॉन्टिनेंट्स में इंसान आबाद शुरू। इसकी वजह से क्रिस्टोफर कोलंबस की, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, 1492 में उसने अमेरिका डिस्कवर किया। और खुद कौन? खुद इटालियन नेविगेटर, एक इटालियन मलाह था, नेविगेटर था। ये डिफरेंट जगह जो है प्रयास करने की कोशिश कर रहा था, और उसने कोई ऐसा बेला नहीं भेजा था। क्यों भेजा था? इंडिया डिस्कवर करने के लिए, जिसमें तो वो नाकाम रहा। पर इंडिया से ज्यादा जो है उसने एक ऐसी जगह डिस्कवर कर ली जिसने पूरी इंसानियत का नक्शा बदल के रख दिया। उसके बाद क्या होता है कि आपको दिलचस्प बातें नहीं बता रहे कि जब यूरोपियंस पहुंचते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट, तो वहां बहुत सारी वो ऐसी फसलें देखते हैं जो वो खुद तो काश्त ही नहीं करते। इसी तरह जो यहाँ की फसलें, गंदम है, चावल है, इसका नाम निशान ही नहीं था। यूरोपियन अमेरिकन कॉन्टिनेंट वो कुछ और ही खाते थे। वो क्या, अब फिर क्या हुआ कि एक कल्चरल एक्सचेंज हुई। यहाँ की फसलें, जहां हम रहते हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, यहाँ की फसलें अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे गई, और अमेरिकन कॉन्टिनेंट की फसलें और फल इधर। मसलन जो मकई, मकई नहीं होती, यहाँ के इंसानों को मकई का कभी भी नहीं पता था, और कभी भी यहाँ मकई काश्त नहीं हुई। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये सिर्फ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, वहां से ये मकई है। तंबाकू, ये कभी भी यहाँ काश्त नहीं हुआ था, यहाँ के लोगों को तो पता ही नहीं था कि तंबाकू भी कुछ। तंबाकू भी अमेरिकन कॉन्टिनेंट से। आलू, आलू जो है स्टेपल फूड है डिफरेंट कंट्रीज की। आयरलैंड की भी एक पसंदीदा खुराक रही है। तो आलू भी वहीं से आया, अमेरिकन कॉन्टिनेंट से। इसी तरह टमाटर, टमाटर कभी भी यहाँ हजारों साल, लाखों साल से कभी यहाँ यूज नहीं हुआ, वो भी अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, वहां से। इसी तरह और भी बहुत सी फसलें वगैरह जिनकी डिटेल में जाना हमारा इधर काम नहीं है।
तो इसी तरह फिर यहाँ के फल और सब्जियां वहां जाके काटना शुरू। और उनके पास सोना चांदी भी बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा कि उनके लिए तो इतनी वैल्यू भी इसकी नहीं। तो फिर अमेरिकन जो यूरोपियंस गए अमेरिका में, उन्होंने वहां के लोगों से सोना चांदी भी छीना, उनकी जमीनों पे भी कब्जा किया, और सबसे इंपॉर्टेंट ये ऐसी बीमारियां लेके वहां गए जिसकी कोई इम्यूनिटी नहीं थी वहां के लोग। आप जानते हैं कि एक इम्यूनिटी आती रहती है इंसानों में, मसलन आपके बाऊ अजदाद में भी कोई बीमारी आई होती कभी, आप में भी कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी मौजूद हो। पर जिस खित्ते के लोगों में कभी स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये बीमारियां आई ही नहीं, तो वहां जब ये बीमारियां गई तो वहां के लोग इससे मरना शुरू हो गए। हालांकि यहाँ के एशिया, यूरोप, अफ्रीका के लोगों में इम्यूनिटी थी उन बीमारी। तो 95% आबादी जो है उस खित्ते की, वहां के जो इंसान, वो मारे गए, या बीमारियों से मारे गए या जंगों से मारे गए, और यूरोपियंस ने वहां कब्जा कर। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका डिस्कवर किया, और जो अमेरिका नाम है ना, ये अमेरिगो वेस्पूसी, इसके नाम एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अमेरिका इज नेम्ड आफ्टर, तो ये है अमेरिगो वेस्पूसी। ये भी इटालियन नेविगेटर थे। सिर्फ कोलंबस नहीं, फिर अमेरिका, कोलंबस के बाद तो ये सिलसिला शुरू हो गया ना, और भी बहुत सारे जो है नेविगेटर गए इस खित्ते में, और उनमें एक इटालियन ही थे, अमेरिगो वेस्पूसी। और इन्होंने ये पूरा खित्ता इस तरह बताया पूरी दुनिया को कि जी एक नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इतनी छोटी जगह नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये पूरे 2 कॉन्टिनेंट्स हैं। इनके नाम पर ही अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस, वो तो फिर है। अब क्या होता है इस खित्ते पर, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे इंसान बसना शुरू होते हैं। अब किसी जगह पर स्पेन ने कब्जा कर लिया, किसी पे अमेरिका ने कब्जा कर लिया, किसी पे पुर्तगाल ने कब्जा कर लिया। तो डिफरेंट उस टाइम जो कॉलोनियल पार्ट थी ना, उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया डिफरेंट इलाकों। ऐसे में एक खिता था अटलांटिक ओशन के साथ, बहरे ओकियानूस के साथ, वहां जो है वो बरतानिया ने कब्जा कर, और वहां 13 स्टेट्स बताई गई, 13 रियासतें या स्टेट कह रहे या सूबे कह रहे, इस पे बरतानिया का कंट्रोल। यहाँ जो लोग आके बसे थे उनमें भी बहुत सारी तादाद जो है वो बरतानवी लोगों की थी, पर स्पेनिश, इटालियन, पुर्तगीज वो भी यहाँ आके बसे थे। क्या है, आए तो वो बरतानिया से थे, पर उन लोगों ने मुतालबा शुरू कर दिया बरतानिया से कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन दी जाए। देखिए हमसे कोई, जो हमारे तो हाँ इलेक्शन ही नहीं होते, बरतानिया की जो पार्लियामेंट है उसमें जो नुमाइंदे चुने जाते हैं उनमें कोई अमेरिकन तो होता ही नहीं है, सारे उसमें बरतानिया के लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, हमें बरतानिया की पार्लियामेंट नुमाइंदगी दी जाए, और अगर नुमाइंदगी नहीं दे सकते तो फिर हम पे टैक्स भी ना लगा। हम पे टैक्स किस खुशी में लगा रहे हो जब हमें आपने नुमाइंदगी ही नहीं दी हुई पार्टी। बरतानिया ने उनकी बात को जो है वो नहीं माना, उल्टा जो है उन पे जुल्म करना शुरू कर दिए कि कहा जी आपका मुतालबा बिल्कुल गलत है, आप हमारी कानूनी है, चुप करके जो है आप टैक्स भी दो और चुप करके रहो, कोई आपको रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दी। तो ये नारा लगा अमेरिकन वार ऑफ फ्रीडम में, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि कोई टैक्स नहीं लगेगा जब तक हमें नुमाइंदगी नहीं दी जाएगी पार्लियामेंट। और ओरिजिनली जो अमेरिका की स्टेट्स थी वो सिर्फ 13 थे, अब तो 50 है, और उस टाइम 13 स्टेट्स, 13 रियासत। अब ये 13 रियासतों ने आजादी की कोशिश करना शुरू कर, बरतानिया के खिलाफ इन्होंने उठा, बरतानिया से मुतालबा किया कि
भाई साहब चुप करके अपनी कंट्री चले जाओ, हमें आजादी दे। बरतानिया ने उनकी बात नहीं मानी और फिर क्या होता है, बरतानिया ने एक लॉ पास किया हुआ था कि जो चाय आप यूज करेंगे आप वही चाय यूज करेंगे जो हमारी कंपनीज बेचे, कोई और चाय भी आप कहीं से मंगवा नहीं सकते, क्योंकि कब्जा था। तो जब कब्जा हो तो जिसका कब्जा होता है, जिसकी लाठी जिसकी भैंस, वो अपनी बात हमें मानता है। तो उसने कहा हुआ था बरतानिया ने कि जो चाय है वो हम हमारी कंपनीज ही बेचेंगे। सेम इसी तरह का ना एक लॉ बरतानिया ने इंडिया में भी किया कि जो नमक है वो सिर्फ बरतानिया की कंपनीज बेचे, इंडियंस अपना खुद नमक नहीं बना सकते, ना वो समंदर से जो है वो निकाल के पानी उससे नमक बना सकते, ना कहीं कानों से निकाल सकते हैं, सिर्फ वो नमक इस्तेमाल करेंगे जो बरतानवी कंपनी से बेचेंगे। और इसके खिलाफ गांधी ने जो साल्ट मूवमेंट भी चलाई थी, साल्ट मार्च भी किया। तो क्या होता है, जो अमेरिकन है बड़े गुस्से में भरे हुए थे पहले बरतानिया के खिलाफ। तो बरतानिया का एक जहाज जो है वो चाय की बोरियां लेकर आया ऊपर। अमेरिकन कुछ अमेरिकन ने उस जहाज पर हमला किया और जितनी भी बोरियां थी चाय की उनको दरिया में, और उससे वो बड़ा नुकसान हुआ बरतानिया का, वो सारी जो है चाय की बोरियां जाया। इसको कहते हैं बोस्टन टी पार्टी। नाम से ऐसे आपको लग रहा होगा शायद चाय की पार्टी हुई थी उधर, बट ऐसा नहीं था। इस वाक्य को कहते हैं बोस्टन टी पार्टी और यह हुआ था 1773। ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि बोस्टन टी पार्टी का ताल्लुक किस जो है मूवमेंट से था, तो अमेरिकन वॉर ऑफ फ्रीडम से था या अमेरिकन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से था। और एक क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि बोस्टन टी पार्टी कब हुई, तो बोस्टन टी पार्टी 1773 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीएसएफ या पीपीएससी एचपीएससी के एग्जाम्स में अक्सर इसके बारे में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, जब लड़ना शुरू कर देते हैं अमेरिकन लोग बरतानिया के, वो लड़ते रहते हैं, उसमें इनकी फ्रांस भी हेल्प करती है। फ्रांस क्यों हेल्प करता है, कि फ्रांस बताते खुद बरतानिया का दुश्मन। क्यों दुश्मन था उस टाइम, क्योंकि बरतानिया भी एक कॉलोनियल पार्ट था और फ्रांस भी एक कॉलोनियल पार्ट। तो उनकी आपस में यूरोप भी चपकलिश, आप जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसको भी शिकस्त दी थी बरतानिया ने। वो तो वैसे बात का वाक्य, लेकिन उससे पहले भी बरतानिया और फ्रांस की चपकलिश जारी थी। तो होता क्या है, फ्रांस की हेल्प से अमेरिकन जो है शिकस्त दे लेते हैं किसको, बरतानिया। एक और वाक्य भी मशहूर है और हिस्सियन सोल्जर्स, हिस्सियन सोल्जर। अभी हिस्सियन सोल्जर्स कौन, बरतानिया के पास चूंकि मैन पावर की कमी थी, फौजी इतने ज्यादा नहीं थे अमेरिकन के खिलाफ लड़ने के, और भी उसकी कॉलोनीज थी, इंडिया में भी कब्जा किया हुआ था और भी कंट्रीज उसके कंट्रोल में थी। तो उसने क्या किया, जर्मनी से लोगों को भर्ती करना शुरू किया कि वो अमेरिकन के खिलाफ लड़े बरतानिया की साइड से। सोल्जर्स को क्या कहते हैं, हिस्सियन सोल्जर्स। और इसके बारे में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह आता है कि हिस्सियन सोल्जर्स जो कि अमेरिकन वॉर ऑफ फ्रीडम में यूज हुए थे, ये किस कंट्री से इनका ताल्लुक, इनका ताल्लुक था जर्मनी से। ठीक है, अब क्या होता है, जो अमेरिकन हैं वो लड़ते हैं, बरतानिया के खिलाफ लड़ते हैं, बहुत सारा इलाका छुड़ा लेते हैं, लेकिन बहुत सारा इलाका नहीं भी छुड़ा, पूरी कोशिश करते हैं, पर ये जो कनाडा का हिस्सा है ये नहीं छुड़ा पाते, इस पे बरतानिया का ही कंट्रोल है।
तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में नॉर्थ की तरफ जो इलाका अमेरिकन आजाद नहीं करवा सकते, आज उसे हम कनाडा, अगर अमेरिका आजाद करवा लेते तो ये खिता जो है ये भी मौजूदा अमेरिका में शामिल हो। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कनाडा को भी धमकियां देते रहते हैं कि आपको 51st स्टेट बना लेंगे, तो जरा बच। तो बहुत सारे अमेरिकन की ख्वाहिश रही है कि कनाडा भी हमें शामिल हो, बट शामिल नहीं। फिर क्या होता है, अमेरिका आजाद, बरतानिया जो है वो वायदा कर लेता है अमेरिका से, चलो यार ठीक है मैं इलाका छोड़ देता हूँ, अब कनाडा जो है इस तरफ ना आना, बाकी जो आपके पास है आप ठीक है रख। तो ये कब अमेरिका आजाद कब होता है? 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776 अमेरिका जो है वो आजाद हो जाता है। किससे आजाद होता है? बरतानिया से। और एक अमेरिकन डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी है, डेक्लरेशन होती है जिसमें पूरे अमेरिका से लीडर्स आते हैं, नुमाइंदे आते हैं और ये ऐलान करते हैं कि अमेरिका जो है आजाद होगा। जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में लाहौर रेजोल्यूशन की अहमियत है, 1940 में जो लाहौर रेजोल्यूशन हुई थी, उसी तरह अमेरिका की हिस्ट्री अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की अहमियत। तो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी थी? थॉमस जेफरसन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हु रोट अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस? तो वो थे थॉमस जेफरसन। अमेरिका आजाद होता है, इसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन। ये एक अमेरिकन जनरल थे। इन्होंने बरतानिया के खिलाफ बहुत सारी जंगें लड़ी, बरतानिया को पीछे धकेला और अमेरिका को आजाद किया। जॉर्ज वॉशिंगटन। बाद में जब कंट्री बन गया तो पहले प्रेसिडेंट बने जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन किसके प्रेसिडेंट बने? अमेरिका फर्स्ट प्रेसिडेंट। उसके बाद मिलिट्री डॉक्ट्रिनेशन भी होता है। इसमें अमेरिका ये ऐलान करता है कि वो किसी किस्म की जो है इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त नहीं करेगा अमेरिकन कॉन्टिनेंट में यूरोपियन कंट्रीज। तो ये जेम्स ब्रोथिल प्रेसिडेंट, ये डेक्लेरेशन देते हैं, ये कहते हैं कि यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, फ्रांस है, बर्तानिया है, इटली है, पुर्तगाल है, जो भी सुपर पावर कॉलोनियल पावर थी उस टाइम की, उन्होंने जो पंगे लेने हैं एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, पर सोचना भी नहीं कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आप इन्वॉल्वमेंट करेंगे। आजाद हुए उसके बाद कंटिन्यू करें।
तो हम कर रहे हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट जिसकी खास तौर पे यूएसए डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये कहा कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे अमेरिकन हेमिस्फीयर से मुराद उनका पूरा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। और उन्होंने साफ कहा कि हम इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे यूरोपियन कंट्रीज। उसके बाद क्या होता है, जो अमेरिका का कंट्री है वो आइडियोलॉजिकली डिवाइड होना शुरू हो जाता। उसके साथ साथ ये 13 स्टेट्स नहीं रहती, आहिस्ता आहिस्ता जो और हिस्सा था अमेरिका के रीजन में, अमेरिकन उस पर भी कंट्रोल पाना शुरू कर दिया, उसको भी अपने अंदर शामिल करते थे। एक टाइम आता है कि वो कैलिफोर्निया का रीजन भी ले लेते हैं, न्यू मैक्सिको भी ले लेते हैं, टेक्सास जो एक अलग कंट्री था उसको अपने अंदर मिला लेते हैं, और बाद में अलास्का को भी शामिल कर लेते हैं। तो आपको बताएंगे 1867 में कैसे अमेरिका ने लिया था। यहां तक कि अमेरिका इतना बड़ा हो जाता है कि अटलांटिक ओशन से लेकर पैसिफिक ओशन तक उसकी बाउंड्रीज चले जाती। अब क्या है कि अमेरिकन आइडियोलॉजिकली भी उनमें फर्क आने लगा। फर्क कैसे आने लग जाते हैं, जो अमेरिका की नॉर्थ की स्टेट्स वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो रही थी, और वहां लोग जो हैं वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि गुलामी क्यों है। मतलब उस जमाने में, बल्कि उस जमाने में क्या हजारों साल से इंसानों में ये एक रवाज चला आ रहा था कि इंसान गुलाम होता, स्लेव कहा जाता था, गुलाम कहा जाता, और उस गुलामी को किसी ने खत्म नहीं, किसी किंगडम ने खत्म नहीं किया। यहां तक कि अमेरिकन ने सोचना शुरू किया कि हम इसे खत्म करें, क्योंकि इंसान इंसान का क्यों गुलाम हो, ये नहीं होना चाहिए। तो लोगों ने ये जो है मुहिम चलाना शुरू की कि गुलामी को अमेरिका से खत्म किया जाए। अब मसला ये था कि जो अमेरिका की नॉर्दर्न स्टेट्स, वहां फैक्ट्रीज थी ज्यादा, वहां गुलामों की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मजदूर जो है वो उनमें काम करते थे फैक्ट्रीज में, और घरों में मुलाजिम काम कर लेते थे, तो किसी को ज्यादा जो है गुलामों की जरूरत भी नहीं थी। और अमेरिका की जो साउदर्न स्टेट्स थी ना, वहां गुलामों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वहां फसलें काश्त की जाती, खासतौर पर कॉटन की प्रोडक्शन के लिए मैन पावर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो जो साउदर्न स्टेट थी वो कहती थी गुलामी नहीं खत्म होनी चाहिए, जबकि जो नॉर्दर्न स्टेट थी वो कहती थी गुलामी खत्म होनी चाहिए। अब क्या होता है, एक जो अमेरिका के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अब्राहम, वो सदारत की मुहिम चलाते हैं, इसमें वो उनका सबसे बड़ा वादा ये होता है कि हम गुलामी खत्म। वो इलेक्शन जीत जाते हैं, थोड़े से मार्जिन से इलेक्शन जीतते हैं, क्योंकि साउदर्न स्टेट्स थे उनको ना होने के बराबर वो सारे वोट जो वो नॉर्दर्न स्टेट्स के। अब वो जैसे ही इलेक्शन जीतते हैं, जो साउदर्न स्टेट्स हैं अमेरिका की जनूबी रियासत, वो आजादी का ऐलान, वो कहती हैं कि हम अमेरिका में नहीं रहना चाहते, हमें अमेरिका से आजाद करो। और वो एक और कंट्री बना देती है, कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहले था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और लोग इससे आजादी का ऐलान करते हुए कॉन्फेडरेशन बनाते हैं कि हमारा अलग मुल्क है। अमेरिका इस बात को नहीं मानता, और वो जंग करना शुरू कर देता है जनूबी रियासत से। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो जनूबी रियासतें हैं वो हार जाती हैं जब। इस पूरे वाक्य को कहते हैं अमेरिकन सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है, जब एक कंट्री के लोग अपने ही लोगों से जंग करना शुरू करते हैं, उसे कहते हैं सिविल वॉर।
जैसे पाकिस्तान ने भी अपनी तारीख में एक सिविल वार दी थी, जब ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से अलहदा होकर बांग्लादेश तब्दील हो गया 1971 में, वो पाकिस्तान की सिविल वार थी। इसी तरह एक सिविल वार हुई अमेरिका की, जब वो दो टुकड़ों में डिवाइड होते होते रह गया, बट साउदर्न स्टेट्स को शिकस्त हुई, और जैसे ही शिकस्त हुई अब्राहम लिंकन ने ऐलान कर दिया कि गुलामी खत्म, कोई इंसान किसी का गुलाम नहीं। और अब जो गुलाम होते थे ना ज्यादातर वो होते भी अमेरिकन नेग्रोस थे, यानी वो अमेरिकन ब्लैक। जो गोरे अमेरिकन थे वो तो गुलाम होते ही नहीं थे, गुलाम तो होते थे जो काले। तो ये जो अमेरिका में आपको काले नजर आते हैं या ब्लैक नजर आते हैं, अफ्रीका ओरिजिन के ये लोग हैं, ये वही हैं जो अमेरिकन ने गुलाम बना के रखे। तो अब्राहम लिंकन ने इंसानियत की तारीफ पहली दफा गुलामी का खात्मा कर, इससे पहले किसी आइडियोलॉजी ने, किसी कंट्री ने, किसी ने भी कभी गुलामी खत्म करने का ऐलान नहीं किया। तो अब्राहम लिंकन ने किया, और फिर अमेरिका से गुलामी खत्म हुई, आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया से गुलामी खत्म हुई, और आज आप देखते हैं कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का गुलाम नहीं। कम से कम गुलामी की लानत से इंसानियत को निजात मिल गई। किसकी वजह से? अब्राहम लिंकन की। इसने अमेरिका से गुलामी खत्म की, और इसकी कीमत इसको अपनी जान देकर देनी, क्योंकि जो व्हाइट अमेरिकन थे, खास तौर पर जो इंतहा पसंद थे, वो इसके बहुत खिलाफ। उन्होंने कहा देखो हम सारे अमेरिकन जो हैं पूरे, और ये जो है कानून को देना इसने शुरू कर दिया, गुलामी भी खत्म कर दी। तो एक अमेरिकन ने, इंतहा पसंद अमेरिकन अब्राहम लिंकन 1865 कत्ल कर दिया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे जो कत्ल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है who was the first American to be assassinated, तो वो थे अब्राहम लिंकन। ये रिपब्लिकन पार्टी के भी पहले प्रेसिडेंट। अब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उनका ताल्लुक भी रिपब्लिकन पार्टी से। इसी रिपब्लिकन पार्टी के पहले सदर थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट। नाम में पूछा जाता है कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के कितने प्रेसिडेंट? तो 16वें प्रेसिडेंट, 16th प्रेसिडेंट। और अब्राहम लिंकन जो है ये पहले अमेरिकन सदर थे जो कत्ल हुए, और जॉन एफ कैनेडी आखिरी अमेरिकन सदर है जो कत्ल। और इन्होंने गुलामी का खात्मा किया। क्वेश्चन इस तरह आ जाता है, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट अबॉलिश्ड स्लेवरी? अब्राहम लिंकन ने गुलामी का खात्मा नहीं किया। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है, हु वाज द अमेरिकन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग अमेरिकन सिविल वॉर? तो वो भी कौन है? अब्राहम लिंकन। और ये पहले रिपब्लिकन प्रेसिडेंट। अमेरिका फैलता फैलता यहां तक कि एक बहुत बड़ी रियासत थी जो कि रूस के पास, पाकिस्तान से भी बड़ी रियासत वो रूस के पास। अब रूस को मसला ये था कि रूस एशिया में था, यानी एशिया और नॉर्थ अमेरिका जहां जुड़ते हैं, वहां नॉर्थ अमेरिका में ये रियासत के अलावा जो, और यहाँ बर्फ ही बर्फ होती है, बर्फानी इलाका है ज्यादातर, जंगलात पर मुश्तमिल। तो रूस ने सोचा मैंने क्या करना है ये खिता रख के, हो सकता है वैसे ही अमेरिका मेरे से कभी हथियार ही ना ले, मेरे से छीन ही ना ले। और वैसे भी रूस की ज्यादातर नजर सेंट्रल एशिया, जो कि रिसोर्सेज से रिच इलाका था। अलास्का भी रिसोर्सेज से रिच इलाका था, लेकिन उस टाइम रूस पता नहीं था कि इधर भी ऑयल और गैस के बहुत बड़े बड़े जखीरे। उसने कहा बर्फानी इलाका है, इसका मैंने क्या करना। उसने कहा लो पैसे थे, अमेरिका अमेरिका ने पैसे दे दिए, और अलास्का जो है बेच दिया रूस ने। किसको? अमेरिका। ये जो अलास्का का रीजन है ना, ये अमेरिका की मेन लैंड से जुड़ा नहीं, बीच में कनाडा आता है। जैसे मशरकी पाकिस्तान के दरमियान में इंडिया आता है, और मगरबी पाकिस्तान मशरकी दरमियान के पाकिस्तान के दरमियान कोई बॉर्डर नहीं,
सेम इसी तरह इनके दरमियान तो बॉर्डर नहीं है अलास्का और अमेरिका, फिर भी ये अमेरिका का पार्ट है। इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एक तो क्वेश्चन ये आता है विच द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका की कौन सी रियासत रकबे के लिहाज से बड़ी रियासत। ये ना हमेशा आपने याद रखना है, जब कभी लार्जेस्ट की बात उसका मतलब है रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत या एरिया, और जब कभी बिगेस्ट की बात तो बिगेस्ट का मतलब है आबादी में सबसे। जैसे पाकिस्तान का जो बिगेस्ट सूबा है पंजाब है, और लार्जेस्ट जो सूबा है बलूचिस्तान। अमेरिका की जो लार्जेस्ट स्टेट यानी रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी वो है अलास्का, और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी है कैलिफोर्निया। ठीक है, तो अलास्का जो है यूं अमेरिका के पास, वैसे ये आखिरी स्टेट नहीं है, जो हवाई है वो अमेरिका की आखिरी स्टेट, जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर एक आरकी फील्ड है। तो यूं अब्राहम लिंकन ने अमेरिका से गुलामी तो खत्म कर ली, पर उसके बदले जो है उसकी जान जान, और अमेरिका जो है वो फैलता भी गया, तरक्की भी करता गया, क्योंकि ये पूरी दुनिया से एक अलग जगह, बीच में समंदर आता है। अगर यूरोप से जाना हो तो रास्ते में जो है अटलांटिक ओशन आता है, और अगर एशिया वगैरह से जाना हो तो पैसिफिक ओशन बीच में आता है। तो यहाँ समझे कोई तंग करने वाला नहीं, तो तरक्की होती है। इसके अलावा एजुकेशन पे भी यहाँ के लोगों का फोकस था, एक अवेयरनेस थी, फिर डेमोक्रेसी। आप हैरान होंगे कि अब जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर अब अमेरिका में एक स्मूथ सिस्टम चल रहा है। हर 4 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, सदर जो है वो बन जाता है, और किसी किस्म की कहीं से भी इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद जो है और डिटेल में जाते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये फ्रांस ने दिया था। किसको दिया था? अमेरिकन को दिया। क्यों दिया था? जंग आजादी में मिलिट्री उन्होंने हिस्सा लिया। आपको वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में भी बताएंगे, अमेरिकन का उसका रोल बताएंगे। उसके अलावा आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में भी बताएंगे, अमेरिकन का उसमें रोल भी बताएंगे, क्योंकि अमेरिका का सुपर पावर इन जंगों ने बनाया। और उसके बाद क्या होता है आपको ये भी बताएंगे कि पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट जिन्होंने पाकिस्तान के अमेरिका से कैसे अच्छे ताल्लुकात बने, ये भी आपको बताएंगे। और 1950 से लेकर 1953 तक कोरियन वॉर रही, ये भी अमेरिका ने लड़ी। इसका क्या नतीजा निकला वो भी आपको बताएंगे। रिचर्ड निक्सन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जिनको इस्तीफा देना, ओनली अमेरिकन प्रेसिडेंट हु रिजाइन। क्यों इस्तीफा देना पड़ा, आप सुनेंगे तो आप हैरान हैं। अच्छा, ये कारनामा किया था इन्होंने, और अगर कर भी लिया था तो किसी बात पे रिजाइन कौन है, ये भी आपको वाकया सुने। इसके अलावा डॉक्टर हेनरी किसिंजर, इनके बारे में आपको बताएंगे। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये आप कहें कि ये वजीर दिफा है इसके अमेरिका। और इसके अलावा रिचर्ड निक्सन
जरा फोर्थ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने दिया, दोनों ने मिलकर तो बर्तानिया से आजादी हासिल की। फ्रांस ने तो हेल्प की थी अमेरिकन की बर्तानिया से आजादी में, इन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी दिया गिफ्ट के तौर पे। क्वेश्चन आते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसने गिफ्ट दिया? अमेरिकन को फ्रांस ने गिफ्ट। क्या होता है कि जेम्स मनरो ने मनरो डॉक्ट्राइन को दे दी, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे हम यूरोप और यूरोपियन यहाँ नहीं, पर अमेरिकन जो है अपने वादे पर पूरे नहीं कर सकते। बहुत जल्द उन्हें अपना ये वादा या एक अपना अहद जो वो तोड़ना। क्या होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 1914 से 1918 के दरमियान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें जो पार्टीज, दो बड़ी पार्टीज होती हैं, एक तरफ बर्तानिया था और फ्रांस। बाद में इनको अमेरिका ने ज्वाइन किया और दूसरी तरफ जो है वो ऑटोमन एम्पायर थी, यानी मौजूदा तुर्की कह लें या मुसलमानों की जो अरब रियासतें थी वो भी उसमें उस टाइम शामिल थी। जर्मनी था और इनकी आपस में जंग। उस जंग में ऑटोमन एम्पायर को शिकस्त हुई, सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त हुई। मुसलमानों का जो एक बड़ा कंट्री था जिसमें मिस्र भी किसी दौर में था, जिसमें आधा से ज्यादा यूरोप भी किसी दौर में, जिसमें आज का तुर्की, इसके अलावा इराक, सीरिया, जॉर्डन, लबनान, मौजूदा फलस्तीन, इसराइल भी ऑटोमन एम्पायर के पास किसी टाइम होता। तो ये कितना टूट जाता है, इससे अलग कंट्रीज बनते हैं, वो भी किसकी वजह से? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अमेरिका जो है वो भी एंट्री करता है इस जंग में और उस जंग के नतीजे में जो अमेरिकन है वो बहुत जो है मुहावजों पर कामयाबी भी हासिल करते हैं। इस जंग में एक फैसला किरदार अदा करते हैं। शायद अमेरिका ना होता तो बर्तानिया और फ्रांस की हार। और इसकी वजह से अमेरिका, उसके बाद क्या होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अमेरिका फिर वो एक नारा लगाता है, देखो आप यूरोपियन आपस में लड़ पड़े, देखो मैंने इस जंग में किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं कर, साफ साफ बता देते हैं बर्तानिया को, क्योंकि उस जंग में भी दो बड़े ग्रुप्स होते हैं। जैसे हमेशा इंसानों की तारीख में दो बड़े ग्रुप्स ही रहे। तो क्या हुआ होता है, एक तरफ एक्सिस पावर होती है और एक तरफ एलाइड पावर होती है। एलाइड पावर में बर्तानिया होता है, फ्रांस होता है और इनके साथ रूस और चीन भी होता है। अब हैरान हो कि आज के दुश्मन कल के दोस्त होते थे, मिलकर इन्होंने दूसरी जंग अजीम की लड़ी। तो एलाइड पावर में बर्तानिया, फ्रांस, रूस यानी सोवियत यूनियन और चाइना था। दूसरी तरफ जो है वो एक्सिस पावर थी जिसमें जापान था, इटली था और जर्मनी था। और अमेरिका ने बाद में इस जंग को ज्वाइन किया क्योंकि पर्ल हार्बर पे अटैक हो जाता है। और पर्ल हार्बर में अटैक किया था। अब अमेरिका कहने को तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन इसने जापान पे काफी सारी पाबंदियां लगा। दिल से तो ये लाइट पावर के साथ था। क्यों जापान पे इसने क्यों पाबंदियां लगाई? क्योंकि जापान ने चीन के बहुत सारे इलाके जो है वो फतह कर लिए। तो चूंकि जापान ने चीन से लड़ाई कर रहा था, अमेरिका ने जापान को सजा देने के लिए क्या किया? उसको पाबंदियां लगा दिया। हैरान हो गया, इसको जापान और अमेरिका बहुत बड़े साथी और चीन और अमेरिका भी लग रही है, लेकिन उस जमाने में चीन को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका ने जापान पर पाबंदियां लगाई कि क्यों चीन पे तुमने हमला। अब क्या होता है, जापान बड़ा नाखुश था इस सारी वजह से कि देखो हमें तेल भी नहीं मिलता, पाबंदियां लगी तो तेल भी जो है उसकी भी जो है तरसील में उनको मसला हुआ। तो इन शॉर्ट
जापान सोचता है अमेरिकन से तो नाचने गाने वाले लोग हैं, इंजॉय करने वाले लोग हैं, क्लब कल्चर है यहाँ। तो इन्होंने क्या, अगर मैंने इस पे हमला कर दिया तो आके वापस हमला कर, इन पे एक दफा हमला करते हैं। जब हमला करेंगे इनका कुछ जाने नुकसान होगा, ये कहेंगे कि हमें क्या, हम तो पहले जंग से दूर है, हम अब बिल्कुल ही जंग से दूर हो जाए और जापान से वो वायदा करें। क्या होता है, जापान जो है वो अमेरिका के बहरी बेड़े पर हमला, पर्ल हार्बर की, पर्ल हार्बर जो है ये अमेरिका की स्टेट हवाई जो है, मौजूदा हवाई, इसके पास, यानी पैसिफिक ओशन के अंदर एक ऐसी जगह जहां अमेरिका की ज्यादातर नेवी मौजूद थी, अमेरिका की बहरी बेड़े वहां थे। और जापान उस पर सरप्राइज अटैक करता है हजारों की तादाद में। जो जापान के तैयारे हैं अचानक से बमबारी करना शुरू हो जाते हैं अमेरिका की सी पोर्ट पे भी और पर्ल हार्बर के मुकाम पे, प्लस अमेरिका की नेवी। इसमें अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान, इसके हजारों फौजी मारे जाते हैं, इसके बड़े बड़े जो बहरी जहाज हैं भी तबाह हो जाते हैं। अब जापान की कैलकुलेशन थी कि जब मैं नेवी तबाह कर दूंगा तो अमेरिका फिर क्या जाने, पर ये बात सही नहीं थी। अमेरिका की बहुत सारी नेवी जो है उस टाइम वहां मौजूद नहीं थी, उस साइड पे थी। इन शॉर्ट अमेरिका जो है बहुत तैश में आ जाता है, उससे भर जाता है और वो बताता है, वहां प्रेसिडेंट जो है वो ऐलान करते हैं, बताते हैं कि हम पे हमला हो गया, हम पे जापान ने हमला किया है, हमारे साथ बहुत गलत किया है जापान ने, और अब हम जापान को सबक सिखाएं। उसके बाद क्या होता है, अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ता है और उसके बाद जब का नक्शा बदलना शुरू हो जाता है, अमेरिका जो है आहिस्ता आहिस्ता जापान को भी शिकस्त देना शुरू हो जाता है। उधर से यूरोपियंस यानी बरतानिया और फ्रांस की भी मदद करने लग जाता है, उधर से जर्मनी हार जाता है, इधर से जापान जंग हार जाता है। जापान जंग तो हार जाता है लेकिन आखिर में अपनी मेन लैंड में जापान जो वो हथियार नहीं डाल रहा और फिर जापान को शिकस्त देने के लिए जो अमेरिका है वो एक नई चाल चलता है। वो क्या था, अमेरिका के पास उस टाइम न्यूक्स आ चुके थे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अमेरिका जो है वो फैसला करता है कि मैं एटम बम गिराऊंगा, और जब मैं एटम बम गिराऊंगा तो जापान को सबक मिलेगा उससे, और जापान बाकी भी जितने कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, उनको ये समझ आ जाएगी कि जो मर्जी करो अमेरिका से पंगा नहीं लेना, कि अमेरिका से लड़ाई की तो एटम बम की गिरा। अब मजे की बात है, अमेरिका के पास तो 3 एटम, जिनमें से एक एटम बम उन्होंने यूज कर लिया जब एटम बम का तजर्बा किया 1945 न्यू मैक्सिको में। न्यू मैक्सिको जैसे पाकिस्तान ने एटम बम का तजर्बा किया था 40 के मुकाम, इसी तरह न्यू मैक्सिको के सहरा में अमेरिका ने एटम बम का तजर्बा किया। तो एक एटम बम तो यूज हो गया। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये भी आपको पता चले। उसके बाद क्या होता है, जापान को अमेरिका अल्टीमेटम देता है कि मैं तुम्हारे एटम बम गिरा दूंगा, चुप करके हथियार डाल। पर वो कहता है नहीं, मैं हथियार नहीं डालूंगा, जापानी मर तो सकते हैं पर हथियार नहीं डाल सकते। और जापानी अपनी बहादुरी के लिए भी बड़े मशहूर, वहां उनके पायलट्स हैं वो अपने जहाज जाकर टकरा देते थे अमेरिकन बहरी बेड़ों में, और खुद भी मर जाते थे तो अपने दुश्मन का भी नुकसान करते थे, और आखिर तक लड़ते रहते थे, हथियार नहीं डालते। तो अमेरिकन ने कहा इनको कोई ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि ये हथियार। इन शॉर्ट अमेरिका अपना पहला एटम बम गिराता है हिरोशिमा के मुकाम पर। इसका नाम वो रखता है लिटिल बॉय, और जापान को कहता है, जापान जो है वो क्या, फिर 2 दिन बाद जो है
एटम बम गिराता है उसका नाम रखता है, और वो गिराता है नागासाकी। नागासाकी बहुत इम्पोर्टेंट शहर था जापान में, वहां एटम बम गिरता है। वहां भी बहुत, जब एटम बम गिरता है ना, वो सारी जगह भाप बन के उड़ जाती है, हर इंसान जो भी है वो मारा जाता है, बिल्डिंग तबाह हो जाती है। और उसकी ताकत इतनी होती है कि 10-10 किलोमीटर तक सारी बिल्डिंग्स गिरती है, और जो इंसान बच भी जाते हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशन होती है और वो होती है बाद में कैंसर की वजह से मारे जाते हैं, बड़ा खतरनाक होती है। तो क्या होता है, दोबारा एटम बम गिरा के भी मारे जाते हैं और लोग। अब क्या होता है, अमेरिका सिर्फ एटम बम नहीं गिरा रहा था, जहाजों से भी बमबारी कर रहा है। ऐसे में एक जहाज गिर जाता है अमेरिका का, और पायलट जो है वो जापान के कब्जे में आता है। अब जापान वाले उसको खूब जो है वो टॉर्चर करते हैं, उसको कहते हैं बताओ, पहली बात तो ये बताओ कि एटम बम होता क्या, एटम बम बनता कैसे, और अमेरिका के पास एटम बम है कितने। अब वो पायलट था, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट तो नहीं था कि वो बता सके कि एटम बम कैसे बना, और उसको क्या पता कि एटम बम कितने। पर अगर वो ये कह देता कि मुझे क्या पता, बता, जो जापानी है उसको कत्ल कर देते। तो उसने एक कहानी बनाना शुरू, जब उसको बहुत शत्रु का शिकार कर रहे थे, उसने कहा अच्छा रुको रुको, मैं बताऊं। उसने एक झूठी कहानी बना दी कि जब एल्यूमिनियम को ऐसे जोड़ते हैं तो वो उसके जो एटम्स हैं वो अपोजिट जो है, वो चार्ज उनका होता है, तो इसकी वजह से जो है वो धमाका होता है, ऐसी कहानी बनी। और अमेरिका के पास इस टाइम जो है वो 100 है। अब असल में तो अमेरिका के पास तो 3 एटम, और जो वो कहानी सुना रहा था वो भी जापानी फौरी तौर पे उसको वेरीफाई तो नहीं कर सकते थे, वो तो पूरी एक मेहनत करते साइंटिस्ट उस पर ट्राई करते बनाने की, सालों लगते हैं उस पर, तभी पता चला था ये सच है। इन शॉर्ट इससे जापानी बहुत डर, उन्होंने जापान के बादशाह को बताया कि देखो अमेरिका को 100 एटम, एक दो भी नहीं 100 एटम। हालांकि अमेरिका का उस टाइम कोई एटम बहुत था ही नहीं, अमेरिका अगर एटम बम बनाता तो उसमें भी कुछ महीने लग जाते, फिर जाके कोई एटम बम बनना। क्या होता है, अमेरिका धमकी देता है कि हाँ मैं नया एटम गिराऊंगा टोक्यो, बादशाह भी उसको मारा जाए। तो जापान डर जाता है, बादशाह कहता है चलो हथियार डाल। और हथियार डालने से पहले मुआयदा होता है अमेरिका और जापान के दरमियान। मुआयदा ये होता है कि जापान जो है अपनी फौज भी सरेंडर कर देगा, हथियार भी डाल, पर जो जापान के बादशाह हैं उनको नहीं छोड़ेगा। जापान का बादशाह यही रहेगा जो, ठीक है। और दूसरी बात है जो जापान का सिलेबस है उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करेगा अमेरिका, और बाकी जापान का जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है वो भी चलता रहेगा, अमेरिका उसमें दाखिल नहीं करेगा। अमेरिका कहता है ठीक है हथियार डाल देते हैं, और यू जापान जो है अमेरिका के कब्जे में आ गया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो वो अपने मनतकी अंजाम तक पहुंचती है, और जंग जो है वो खत्म हो जाती है। अब आप कहेंगे जंग खत्म होगी उसके बाद, जंग खत्म होने के बाद दुनिया फिर डिवाइड, एक नई जंग शुरू हो जाती है, और उसको कहते हैं कोल्ड। अब कोल्ड वॉर क्या था, पहले एक्सिस पावर और लाइट पावर लड़ रही थी, अब एक नई आइडियोलॉजीज लड़ना शुरू। एक तरफ अमेरिकन ब्लॉक था, और दूसरी तरफ जो है वो सोवियत यूनियन था। आप कह लें कि एक तरफ कैपिटलिस्ट ब्लॉक था और एक तरफ कम्युनिस्ट ब्लॉक। अमेरिका की आइडियोलॉजी थी कि बिजनेसेस जो है वो थ्राइव कर सकते हैं, कोई बंदा अपनी कंपनी बनाए या जो कारोबार करे, जितना मर्जी पैसा कमाए और सबसे जमीन खरीदे या कारोबार खरीदे उसको ये हक। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ऐसी कोई कारोबार का हक नहीं है, सब कुछ हुकूमत का होगा, गरीब अमीर जो है वो बराबर होंगे, और सब कुछ हुकूमत के कंट्रोल में। तो ये थी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, और इसका सुपर पार्ट जो वो थी इस टाइम अमेरिका और रूस। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी सोवियत यूनियन जो वो लीड था।
कोरिया उस टाइम जो है वो जापान के कंट्रोल, और जब जापान हारता है तो आधे कोरिया पर रूस कब्जा कर लेता है, यानी सोवियत यूनियन कब्जा कर लेता है, आधे कोरिया पर अमेरिका कब्जा कर लेता है। अब अमेरिका जो है वो भी चले जाता है, और उधर से रूस भी कोरिया आजाद कर चले जाता है। नॉर्थ कोरिया में किसका कब्जा था? सोवियत यूनियन का। और साउथ कोरिया में किसका कब्जा था? कब्जा होता है 1945। उसके बाद चले जाते हैं अमेरिका, रूस भी चले जाता है। जो नॉर्थ कोरिया में हुकूमत थी वो ये फैसला करती है कि पूरा कोरिया हमारे साथ होना चाहिए, कोरिया इकट्ठा होना चाहिए। तो वो साउथ कोरिया पर हमला करते हैं, नॉर्थ कोरिया। अब जब वो हमला करता है, उसने ये कैलकुलेट, उसमें उसको रूस भी मदद कर रहा था, तो वो ये कैलकुलेशन कर रहा था कि अमेरिका इतना दूर से क्यों आए कोरिया को बचाने की। जैसे जापान तक सोच रहा था कि मैंने हमला कर भी दिया तो अमेरिका ने कौन सा आना। तो सेम जो है वो नॉर्थ कोरिया ने सोचा कि अगर मैं कर भी देता हूं हमला नॉर्थ कोरिया, तो अमेरिका क्यों आएगा उसकी हेल्प करने के लिए। बट वो यहाँ गलत साबित होता है, और अमेरिका जो है वो हमला कर देता है साउथ कोरिया को बचाने के। कब? 1950, 1950। अमेरिका की फोर्सेस अपने इत्तेहादियों के साथ आती हैं, यानी यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज उनके साथ होती हैं, और वो साउथ कोरिया को आजाद कर। लेकिन अमेरिकन जो है वो यही नहीं रुकते, वो ये सोचते हैं वाई ओनली साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को भी आजाद करवा लेते हैं कम्युनिस्ट से, और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को इकट्ठा एक कंट्री बना दी। अब क्या होता है, अमेरिका साउथ कोरिया पे तो कब्जा करता ही करता है, नॉर्थ कोरिया में भी कब्जा करता है। अब यहां एंट्री होती है चाइना। अब चाइना भी कम्युनिस्ट कंट्री था, चाइना को ये डर पैदा होता है कम्युनिस्ट को हराने के लिए इसने नॉर्थ कोरिया पे कब्जा किया है, तो क्या पता मेरे पे भी हमला करता है। उधर से चाइना जो है रूस की मदद से, सोवियत यूनियन की मदद से अमेरिकन फोर्सेस पर हमला। अब जब चाइना की एंट्री होती है तो जंग का पांसा पलटना शुरू हो जाता है, और अमेरिकन फोर्सेस जो है वो पीछे धकेली जाती है। यहां तक कि जो पहले बॉर्डर था नॉर्थ और साउथ कोरिया का, जिसको 38 पैरेलल लाइन है, 38 पैरेलल लाइन, वहां तक बॉर्डर चला जाता है। फिर जंग रुक जाते हैं, और जंग जो है अमेरिकन फोर्सेस जो है वो वहीं बैठी रहती है साउथ कोरिया में, और चाइना की नॉर्थ कोरिया में बैठी रहती है। यूं जो है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान दुश्मनी का आगाज होता है, जो कि आज है। तो ये थी कोरियन वार। और इसके अलावा रिचर्ड निक्सन, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट गुजरे हैं, द ओनली अमेरिकन प्रेसिडेंट रिजाइन्ड। ठीक है, इन्होंने क्यों रिजाइन किया? इन्होंने इसलिए रिजाइन किया कि इन्होंने जासूसी करवाना शुरू कर दी अपने मुखालफी, उनके जो टेलीफोन थे उन्हें टेप करना शुरू, ऐसे जासूसी के आलात लगवा दिए कि इनके जो दुश्मन थे कह लो, या जो अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, उनकी बातें सुनना इन्होंने शुरू, एक जासूसी का नेटवर्क कायम कर दिया, ताकि अपने अपोनेंट्स की जो स्ट्रेटजीज हैं उनको पहले ही पता लगाकर उनके खिलाफ जो वो कार्रवाई की जा सके। इनका ये सारा मंसूबा है, पता चल गया, अमेरिका के मीडिया को पता चल गया, और जब अखबारों में ये खबरें आई तो अमेरिकन जो हैं वो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे और डेमोक्रेसी पे बहुत बिलीव रखते, वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि जासूसी होगी अपोनेंट्स। अगर आपका कोई सियासी मुखालिफ भी है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप जमहूरी इक़्तिदार की वायलेशन करना शुरू। उसके बाद रिचर्ड निक्सन पर इतना प्रेशर आया,
कांग्रेस यानी जो पार्लियामेंट है अमेरिका की, उसने कहा जी इनको हटाया जाए, इनके खिलाफ मुआवजे की तहरीक शुरू हो गई और मुआवजे कामयाब भी हो जाए। तो इन्होंने मुआवजे से बचने के लिए रिजाइन कर, ये ओनली अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने रिजाइन किया, जिन्होंने इस्तीफा दिया। ये थे कौन? रिचर्ड निक्सन। टॉपिक काफी बड़ा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं एग्जाम, एक दो नहीं आते। तकरीबन हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन अमेरिका से रिलेटेड जरूर आते। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो अमेरिका से रिलेटेड क्वेश्चन रह गए उसको कवर करें। थैंक यू। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। चलें, थैंक यू।